हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम आपको सामान्य हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर कराऊंगा, जिसमें आपकी समय भी रहेगी 3 घंटे 15 मिनट। आपका पूर्णांक जो रहेगा वो आपका 100 का रहेगा। इसमें आपके जो निर्देश दिए हैं, जैसे पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। यानी कि जो आपके 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, इसमें जो आपके 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 खंड में, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक रहेगा। यानी कि सारे क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे, जिसमें आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक नहीं हैं। यानी कि अग्रवाल जी जो हैं वो किसके लेखक नहीं हैं। फर्स्ट दिया है कल्पलता, या फिर कुटुज, या फिर पृथ्वीपुत्र, या फिर माताभूमि। तो बच्चों आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी नहीं हैं। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, जो कुटज है उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी नहीं हैं। नेक्स्ट आपका दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बच्चों आपको बताने किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये जो रचना है ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना है, और इसमें आपको बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। तो बच्चों ये क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा। और बच्चों ये किसने लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक, यानी कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भगवती चरण वर्मा, या फिर वृंदावन लाल वर्मा, या फिर अमृत राय, या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों आपको बताना है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बच्चों चित्रलेखा उपन्यास के जो लेखक हैं वो बच्चों भगवती चरण वर्मा हैं। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक, यूँ हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। तो बच्चों फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिचंद जी, या फिर वृंदावन लाल वर्मा जी, या फिर अमृत राय जी, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी। तो बच्चों आपको बताना है कि ब्राह्मण पत्र जो है उसके संपादक कौन हैं। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं वो आपके ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। यानी कि शेखर एक जीवनी जो विधा है, यानी कि जो रचना है वो किस विधा की है। फर्स्ट दिया है कहानी विधा की, या फिर जीवनी विधा की, या फिर संस्मरण विधा की, या फिर उपन्यास विधा की। तो बच्चों इसमें आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी जो आपकी रचना है वो किस विधा की रचना है। तो बच्चों शेखर एक जीवनी जो आपकी रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। किस विधा की, उपन्यास विधा की। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बच्चों आपका बताया गया कि निम्न में से जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनकी रचना कौन सी है। यानी कि जो आपकी रचनाएं दी हैं इनमें से जो रचना है वो दिनकर जी की कौन सी है। फर्स्ट दिया है परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर लहर, या फिर युगवाणी, या फिर अनग। तो बच्चों इसमें आपको छांट कर बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वह कौन सी है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों पहला, परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि छायावाद की विशेषता, यानी कि जो छायावाद युग है उसकी विशेषता क्या है। तो बच्चों छायावाद युग की जो मुख्य विशेषता है वो सौंदर्य एवं प्रेम है। क्या है बच्चों, सौंदर्य एवं प्रेम है जो छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि नई कविता युग की रचना है। यानी कि जो नई कविता युग है उसकी कौन सी रचना है। फर्स्ट दिया है यामा, या फिर प्रलय सज्जन, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर खुशबू के शिलालेख। तो बच्चों आपको बताना है कि नई कविता युग की जो रचना है वह कौन सी है। तो बच्चों नई कविता युग की जो रचना है वो खुशबू के शिलालेख है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है बच्चों, खुशबू के शिलालेख। नेक्स्ट आपका दिया है कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आपको बताने कि इसमें से कौन सी समय सीमा है जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा। यानी कि 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है लगभग में। बच्चों इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका बताया गया है कि पंत को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि जो सुमित्रानंद पंत जी थे उनको उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चिदम्बरा के लिए या फिर उर्वशी के लिए या फिर मतलब जो यामा है या फिर युगांत के लिए। तो बच्चों आपको बताना है कि जो सुमित्रानंद पंत जी थे उनको किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबोधित किया था। तो बच्चों वो कृत थी आपकी चिदम्बरा। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है आपकी तीसरे नंबर पर, जहाँ पर आपको दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यानी कि जो आपका गद्य खंड से पैराग्राफ रहेगा उन्हीं से आधारित आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, यानी कि 10 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। यानी कि जो आपका गद्यांश का पैराग्राफ रहेगा उसकी आपको व्याख्या करनी है संदर्भ सहित। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको लिखना होता है कि उसकी जो आपका जो गद्यांश का संदर्भ है, यानी कि ये जो आपका पैराग्राफ है ये किस पार्ट से लिया गया है, गद्य खंड से लिया गया फिर पद्य खंड से, वो तो आपको वहाँ पर पता ही चल जाएगा। यानी कि गद्यांश का दिया होगा तो गद्य खंड से लिया होगा, या फिर आपका पद्यांश से दिया होगा तो आपका काव्य खंड भी कह सकते हैं और पद्य खंड भी कह सकते हैं। तो पहले तो आपको संदर्भ लिखना है, यानी कि जो आपका पैराग्राफ रहेगा वो किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। फिर आपको रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, यानी कि जहाँ तक की अंडरलाइन दिखाई दे रही है वहाँ तक अपने शब्दों में आपको व्याख्या कर देनी है। फिर 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे जाएंगे जो कि आपको पढ़कर यहाँ पर बता देना है। फिर अथवा में भी दिया होता है, अगर आपको एक नहीं भी आ रहा है तो अथवा में भी आप कर सकते हैं या आपको चांस मिल जाता है। वही आपका सेम पैटर्न रहेगा, पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, फिर एक सेंटेंस की व्याख्या, और फिर आपको 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड दिए होंगे। फिर चौथे नंबर पर आती है पद्यांश पर आधारित, यानी कि जो दिया गया पद्यांश से उस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये भी बच्चों आपका 10 अंक का पूछा जाता है। इसमें भी सेम पैटर्न रहता है, इसकी आपको व्याख्या करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको रेखाचित्र अंश की व्याख्या, फिर आपको मतलब जो आपका संदर्भ होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या, फिर आपके 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे। अथवा में इसमें भी दिया होता है, ये भी आप कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर बात आती है 5वें नंबर पर, जहाँ पर आपको पूछा जाता है किसी लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। यानी कि किसी भी लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जहाँ पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। 3 नंबर आपको जो होते हैं लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने में मिलते हैं, और 2 नंबर जो होते हैं आपके वो रचना में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लेखक दिए हैं, आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर APJ अब्दुल कलाम, या फिर डॉक्टर यानी कि वासुदेव अग्रवाल जी। तो किसी 3 में से एक लेखक का आपको जीवन परिचय वहाँ पर लिखना है। फिर बात आती है किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक, यानी कि किसी भी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। तो बच्चों ये आपके किसी कवि का एक का लिख देना है, 3 दिए हैं, इसमें से किसी एक का आपको कर देना है वहाँ पर। फिर बात आती है 6 नंबर पर, जहाँ पर आपको लिखनी पड़ती हैं कहानियाँ, यानी कि बहादुर कहानी अथवा पंचलाइट कहानी, मतलब उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। यानी कि जो आपकी कहानी है इसमें अथवा में दी हैं 2 हैं, किसी एक का कर सकते हैं। यहाँ पर अथवा में और भी दिया है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों आपको 110% बहादुर और पंचलाइट कहानी याद कर लेनी है, जो कि आपकी 5 नंबर की हर बार एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। फिर बात आती है 7 नंबर पर, जहाँ पर आपको पूछा जाता है स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी कि जो आपने पढ़ा है स्वपठित, जो आपके द्वारा पढ़ा गया खंड हो, उसी क्वेश्चन को पढ़कर, उसी खंड को पढ़कर आपको एक प्रश्न का उत्तर दे देना है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। किसी एक क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको उसका उत्तर देना है। फिर बात आती है खंड खा की, जहाँ पर सबसे पहले आपको दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यानी कि जो आपका संस्कृत में जो पैराग्राफ रहता है उसको आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि यहाँ से आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों इसमें अथवा में भी दिया होता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और नीचे वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप अच्छी तरीके से इन दोनों को तैयार कर लें। फिर बात आती है पद्यांश, यानी कि जो गद्य खंड से रहता है वो आपका पैराग्राफ आता है, पद्य खंड से आपके श्लोक आते हैं। तो इसमें भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और 7 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। अथवा में दिया है किसी एक श्लोक को आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है संदर्भ सहित।
फिर बात आती है 9 नंबर पर, जहाँ पर आपका पूछा जाता है मुहावरे। तो बच्चों आप मुहावरे अपने जो वाक्य होता है अपने अर्थ में लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होता है। ये जो आपके 4 दिए हैं, किसी एक का आपको अपने वाक्य में प्रयोग कर देना है। फिर बात आती है 10 नंबर पर, जहाँ पर बच्चों आपको पूछा जाता है कि अपठित गद्यांश, यानी कि जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा गद्यांश जो पैराग्राफ होगा उसी को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। जैसे आपका इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 5 नंबर का होगा। प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कितने नंबर के होंगे, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे, 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ये भी आपको फ्री के नंबर होते हैं। 11 नंबर पर पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखना है। यानी कि जो शब्द युग्म है इनका, जैसे पहला शब्द युग्म है सूत और सूत। तो बच्चों सूत जो होता है वो आपका पुत्र होता है, जो सूत होता है वो आपका धागा होता है। ये बात को सारथी भी हो सकता है और धागा भी हो सकता है, सारथी या धागा। तो जो आपका यहाँ पर देख लेते हैं सूत जो पुत्र और सारथी या धागा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो सारथी यहाँ पर शुद्ध जो पुत्र है, यहाँ पर पुत्र है और सारथी भी है, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पुत्र नहीं है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अम्बुदि और अम्बुज। तो बच्चों अम्बुद जो होता है वो क्या होता है, अम्बुज क्या होता है आपका, जो अम्बुज होता है पंकज सरज जलोज, मतलब जलज पंकज अम्बुज, जो आपका किसका पर्यायवाची होता है वो आपका कमल का होता है। अम्बुद जो होता है वो आपका सागर समुद्र लहर कह सकते हैं। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कमल लास्ट में है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका खा नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। यानी कि इसमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिख देने हैं। तो बच्चों नाग का लिख सकते हैं, भारती का लिख सकते हैं, गौ का भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि पर्यायवाची लिखने हैं आपको, 2 नंबर यहाँ से भी आपको पक्के हो जाएंगे। फिर बात आती है गा नंबर पर, जहाँ पर आपको निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखना है। यानी कि जो आपका वाक्य दिया है इसमें जो 4 शब्द दिए हैं, किसी एक शब्द को चयन करके लिखना है। जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे। तो बच्चों आँखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कहेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको जरा गौर से पढ़ना है। यहाँ पर दिया भी होता है आंखों के सामने हो, यहाँ पर दिया है आंखों के सामने ना हो तो उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे। अगर यहाँ पर दिया होता जो आंखों के सामने हो तो उसे बच्चों हम नेत्र सम्मुख कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि जीने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो जीने की इच्छा रखता है उससे क्या कहते हैं। तो बच्चों जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान करना है। फिर बात आती है मतलब घा नंबर पर, जहाँ पर आपको किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यानी कि यहाँ पर जो 4 वाक्य हैं इसमें से थोड़ी सी मिस्टेक होती है, इधर का उधर आपको कर देना है, यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर बात आती है 12 नंबर पर, जहाँ पर आपको हास रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव और उसके साथ उदाहरण परिभाषा भी लिखनी पड़ती है, 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। फिर आपको रूपक अथवा भ्रांतिमान अलंकार किसी एक को लिखना है, लक्षण व उदाहरण सहित आपको लिखना है, 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ये बच्चों आपके ठोस नंबर होते हैं जो कि हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। फिर चौपाई अथवा कुंडली छंद को मात्रा सहित आपको लक्षण व उदाहरण लिखने हैं। फिर बात आती है 13 नंबर पर, जहाँ पर बच्चों आपको बैंक में व्यवसाय हेतु ऋण की मांग करते हुए बैंक प्रबंधक को आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। ये आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र आपको, यानी कि लेटर आपको याद कर लेना है। अथवा में भी दिया है मोहल्ले में फैली संक्रमक, यानी कि जो गंदगी होती है वो जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र लिखना है। दोनों बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, आपको दोनों को तैयार कर लेना है। फिर बात आती है लास्ट नंबर पर, जहाँ पर आपका पूछा जाता है किसी विषय में आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली में। यानी कि आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, किसी भी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं अपनी भाषा शैली में। जैसे फर्स्ट दिया है पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद समस्या और समाधान, मेरे प्रिय कवि, यानी कि जो आपके फेवरेट कवि हैं वो कौन है उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है विज्ञान की देन, यानी कि जो विज्ञान की देन है वो क्या क्या है। तो बच्चों आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।